नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके सामने 2017 सी सेट का जो पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के किस किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उन सभी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ में। ये आईएएस का पेपर था 2017 का। रीजनिंग में काफ़ी सारे एग्जाम्पल पूछे गए थे। ये सबसे स्टार्टिंग में 13 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर कह रहा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान चार परीक्षाएं चार क्रम कार्मिक दिवसों पर की जानी है, किंतु आवश्यक नहीं है परीक्षा इसी क्रम में हो। मतलब जरूरी नहीं है इनको लाइन से जैसा लिखा है आप बिल्कुल वैसे के वैसे लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है। चार लगातार दिन ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ठीक है। और आगे लिखा है कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई है जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया है। इसका मतलब जीव विज्ञान के बाद में कौन सी परीक्षा होनी चाहिए? भौतिक वाली होनी चाहिए। चलो ठीक है, इसको भी देखेंगे। आगे लिखा है रसायन विज्ञान को परीक्षा दो परीक्षाएं किए जाने के ठीक बाद में की गई है। अच्छा, दो के बाद में तीसरे पर जो है वो केमिस्ट्री आएगी। तो ठीक है, चार परीक्षाएं हम लाइन से बना देते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर की, ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की, ये फोर्थ नंबर की। दो के बाद में रसायन विज्ञान की परीक्षा होगी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की परीक्षा होगी। और आपसे लिखा है कि जीव विज्ञान से पहले कौन सी होनी चाहिए? भौतिक विज्ञान होनी चाहिए। तो यहां पर जीव विज्ञान से पहले भौतिक विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी से पहले केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पहले कौन सी? केमिस्ट्री, नहीं, बायोलॉजी से पहले फिजिक्स। एक बार फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई है जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया है। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने ये। तो यहाँ पर पहले जो आएगी वो जीव विज्ञान आएगी, फिर भौतिक विज्ञान आएगी। तो यहाँ पर तो जीव विज्ञान आएगी, बायोलॉजी, और यहाँ पर भौतिक विज्ञान आएगी, फिजिक्स, भौतिकी। और अब बची कौन सी है इसमें? मैथ। तो प्रश्न क्या पूछा गया है? सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है तो बताइए किसकी परीक्षा अंत में की गई है। अरे, ये तो आसान था। तो किसकी परीक्षा अंत में होगी? मैथमेटिक्स की परीक्षा जो है वो अंत में होगी। तो वापस देख लीजिए, यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले हो की गई है जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया है। मतलब भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान के बाद में आएगी। तो ये पूरा क्रम है, देख लीजिए। सबसे आखिरी में जो परीक्षा है वो कौन सी है? मैथ की है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल कौन सा पूछा गया था उस पर हम चर्चा करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल पूछा गया था वो एग्जाम्पल है 18 नंबर का। यहाँ पर क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो कितनी थी भाई? 52 थी। और फेल कितने हुए हैं? 15 जो है वो फेल हुए हैं, ठीक है। तो फिर बचे कितने यहाँ पे? यहाँ पर बचे हैं 37, ठीक है। ये हुए हैं बेटा पास। पास वालों की संख्या हो गई है आपके 37। आपसे कह रहा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम में एक सूची बनाई गई है, ठीक है, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा है? तो देखो मेरी बात सुनो, ये पूरी पंक्ति है। यहां से हम ले लेते हैं रमेश। रमेश का स्थान 22वां है, तो नीचे से स्थान पूछा गया है, तो दूसरी तरफ से रमेश का स्थान निकालना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुल जो पास हुए हैं वो कितने हैं? 37 माइनस दिया गया स्थान 22, और लास्ट में क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ +1, तो आंसर आएगा 16। यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर कुल दूसरी तरफ से जो स्थान निकालना है 52 में से नहीं निकालना है, 37 में से निकालना है, क्योंकि पास जो हुए वो 37 ही हुए हैं। ये अगला एग्जाम्पल है, इसके भी हम चर्चा करते हैं। क्या कह रहा था देखो सुनिए। आप पर कह रहा था कि एक परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देबू को मिले अंकों से अधिक अंक मिले हैं, ठीक है।
रणधीर को कुणाल प्लस देवू के अंकों से अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, कुणाल और शंकर को मिले कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक हैं। अच्छा, कुणाल प्लस शंकर को अधिक अंक मिले हैं। किससे अधिक अंक मिले हैं? देवू को मिले अंकों से अधिक अंक मिले हैं। कुणाल और शंकर को मिले अंक रणधीर के अंकों से अधिक हैं। रणधीर से ये अधिक है। ठीक है, आगे लिखा है सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं और नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए हैं ये पूछा गया है। पूरी क्लास देखिए इसमें। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें तो कुणाल और देबू जो है, यहां पर देखो रणधीर आगे है पहले तो, फिर कुणाल और शंकर रणधीर के अंकों से आगे हैं तो शंकर का हो सकता है, और सोनल के अंक शंकर से भी ज्यादा हैं, और नेहा रणधीर से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें स्थिति शंकर की, सोनल की और नेहा की, इनमें स्थिति क्लियर नहीं है। अधिक अंक किसी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर स्थिति अगर क्लियर होती तो हम इसमें सॉल्व कर देते। तो यहाँ पर सबसे अधिक अंक किसको मिले हैं? रणधीर को हो सकते हैं भाई, नेहा को हो सकते हैं, सोनल को हो सकते हैं, और सभी ऑप्शन में मौजूद हैं। इस कारण से इसका उत्तर आएगा ही नहीं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। जानकारी पूरी नहीं है, जानकारी पूरी होती तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ऐसी स्थिति में आंसर आएगा जानकारी अधूरी है, ऐसे होगा ये एग्जाम्पल था 59 नंबर का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा था सुनो, समझते हैं। यहां पर कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, एक पंक्ति बना लेते हैं 8 लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों के लिए एक पंक्ति मैंने बना ली है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? आगे लिखा है बी जी का पड़ोसी नहीं है। बी जो है वो जी के बगल में नहीं बैठेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम। आगे लिखा है एफ जी के ठीक दाएं बैठता है। एफ जो है वो जी के ठीक दाएं बैठता है और ई का पड़ोसी है। और ई का पड़ोसी है, कौन है ई का पड़ोसी बेटा? एफ, ये ई का पड़ोसी है। ठीक है, ये एक साथ में आएंगे तीनों। आगे क्या लिख रहा है देखो, ई का पड़ोसी है, जी अंतिम छोर पर नहीं है। लास्ट में जी को नहीं होना चाहिए, इस लाइन को भी मैं लूंगा। ठीक है, आगे लिखा है ए ई के बाएं छठे स्थान पर है। ए ई के बाएं छठा, बायां छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कौन है बेटा? ए। तो टोटल कितने हो गए? 4 और 3 7, है ना? और ये है 8। और मना कर रहा था एच सी के दाएं छठा। एच जो है वो सी के दाएं छठा, सी के दाएं छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यहाँ आ सकता है ये। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ। पहले जी, फिर एफ, फिर ई, फिर एच। ठीक है, और जी अंतिम छोर पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा? कितने छोड़ने? 2 छोड़ने ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ए। और क्या लिखा था? एच सी के दाएं छठा, सी का दायां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सी के दाएं छठा। अच्छा, 3 छोड़ने थे यहाँ पे, 1 मिनट। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, बात पूरी हो गई। और साथ के साथ इस वाली कंडीशन को भी देख लेते हैं। ए ई के बाएं छठा, ए ई के बाएं छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। ठीक है, अब लिखा था जी अंतिम छोर पर नहीं है, बी जी का पड़ोसी नहीं है। बी जो है वो जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो बेटा यहाँ बैठेगा। तो बचता कौन है? डी बचता है। ये पंक्ति पूरी हो चुकी है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? तो कौन सा एक सही है? ठीक है, देख लेते हैं। पहला पूछ रहा था कि सी ए के ठीक बाएं है। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए।
सी इमीडिएट बाएं है, इमीडिएट लेफ्ट है या इमीडिएट राइट है? इमीडिएट राइट है, तुरंत दाएं है, तुरंत बाएं नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया भाई। दूसरा, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ। डी जो है वो बी और एफ के सन्निकट है। डी बी और एफ के सन्निकट है क्या? बी के सन्निकट है और जी के सन्निकट है, पर एफ के सन्निकट नहीं है। सेकंड वाला भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है, सेकंड वाला भी गलत है। आगे लिखा है जी डी के ठीक दाएं है। जी इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी। जी डी के ठीक दाएं है, ये वाली बात सही हो रही है, तुरंत दाएं है, इमीडिएट राइट है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही आएगा। ए और ई अंतिम छोर पर है। हाँ जी, ए और ई अंतिम छोर पर है क्या? नहीं, ए और एच अंतिम छोर पर है, ना कि ए और ई। तो आखिरी वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके कोर्स मैंने डिजाइन किए हुए हैं, बेसिक और ट्रिक के हिसाब से रिकॉर्ड किए हुए हैं। और इनको आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। नॉमिनल चार्ज इनमें रखें हैं, इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बढ़ते हैं हम आगे। 7 नंबर का एग्जाम्पल है ये, ठीक है? क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर कह रहा है 4-4 सेंटीमीटर के एक घन के बाह्य पृष्ठ को पूरी तरह से लाल रंग से रंगा गया है। इसके बाद में फलक के समांतर 1-1 सेंटीमीटर वाले 64 घनों में काटा गया है। कितने घनों की फलक रंगी हुई नहीं होगी? तो देखो, बड़ा घन था बेटा 4-4 सेंटीमीटर का, 1-1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटना है, तो इसके हिस्से होंगे बेटा 4। जो हिस्से होते हैं वो एन कहलाता है। क्या कहलाता है? एन। और वैसे भी इसमें दे रखा है कि 64 टोटल घन है, क्यूब रूट निकाल के एन का पता करना है। तो एन कितना है बेटा? 4। तो यहाँ कैसे भी आप निकाल सकते हैं, बड़े घन में छोटे घन की भुजा का माप निकाल के एन निकाल सकते हैं, या फिर 64 घन टोटल घनों की संख्या दे रखा है तो क्यूब रूट आप कर दीजिएगा, तो हमारे पास में एन आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर बिना रंग वाले घन पूछे जिन पर कोई भी कलर नहीं है, बिना रंग वाले घन कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है। बिना रंग वाले घनों को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा n-2 का क्यूब। n कितना है यहाँ पर? 4 है, 4-2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब करें तो कितना आंसर आएगा? 8। यानी ए ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए, ये 7 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल पूछा गया था, और कैसा एग्जाम्पल था देखिए। यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी मीन्स इज सन ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। हमेशा चिन्ह देखना है, रिश्ता देखना है। प्लस का अर्थ है पुत्र। ए माइनस बी मीन्स एज वाइफ ऑफ बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। माइनस का मतलब हो गया पत्नी। चिन्ह देखना है, रिश्ता देखना है। ये इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ P प्लस आर माइनस क्यू। इसको सॉल्व करने पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा उसका हमें पता करना है। तो ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी इस तरह से इक्वेशन आती हैं तो आंखों के सामने मेरे पेपर रहेगा, जितने भी रिलेशन हैं वो सारे के सारे लेफ्ट में रखने हैं, बाएं हाथ की तरफ आपको रखने हैं। कैसे? यहाँ पर प्लस की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लस का मतलब है पुत्र, तो P के ऊपर लिखना है पुत्र। माइनस का मतलब है पत्नी, तो यहाँ पर लिखना है पत्नी। चिन्हों को देखकर रिश्तों को हमेशा कहाँ रखना है? लेफ्ट में रखना है। और इन सभी में इक्वेशन में क्यू पी, तो क्यू और पी को मिलाना है आपस में, अपने आप को क्यू पे मानना है। रिश्ते में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। आपकी पत्नी का जो पुत्र है वो आपका बेटा है, और आप बेटे के कौन है? पापा। क्योंकि आपकी पत्नी है तो आप जाहिर सी बात है पति होंगे। तो क्यू पी का पिता है। कौन सी बात सही बैठ रही है? क्यू पी का पिता है, ये बात सही बैठ रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्यू इज सन ऑफ पी। क्यू पी का पुत्र है? नहीं। क्यू इज वाइफ ऑफ पी। क्यू पी की पत्नी है? नहीं। क्यू इज द फादर ऑफ पी। क्यू पी का पिता है? हाँ, ये बात सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही आने वाला है। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है।
क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर लिखा है 6 व्यक्ति हैं, परिवार में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। ए और ई एफ के पुत्र हैं। डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र पुत्री की माता है। बी ए का पुत्र है। वर्तमान में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। उपयुक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है ए और ई एफ के पुत्र हैं, तो बेटा शुरुआत एफ से हो रही है। ए और ई एफ के पुत्र हैं तो मेल, मैंने प्लस लिख दिया। बी ए का पुत्र है, हाँ जी, बी जो है वो ए का पुत्र है, यहाँ भी प्लस लिख दिया। इसका मतलब तीन पुरुष मुझे दिखाई दे रहे हैं और पुरुष मुझे चाहिए भी कितने थे, 3। इसका मतलब जो रह गई हैं वो सभी कौन है, महिलाएं हैं, वो सभी महिलाएं हैं। और यहाँ पर डी 2 बच्चियों की माँ थी और एक विवाहित जोड़ा है। ओके, मेरी बात सुनो, इनमें से 3 पुरुष हैं मेरे पास और एक विवाहित जोड़ा है, डी 2 बच्चों की माँ है। इसका मतलब इन तीनों पुरुषों में से किसी एक की पत्नी मुझे डी को बनाना पड़ेगा। किसकी पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है, तो देख के ही समझ में आ रहा है डी के 2 बच्चे, तो एक ही पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है डी की। और अगर एग्जाम में आप पता नहीं कर पाए कि किसकी पत्नी बनने की ज्यादा संभावना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख के देख लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसकी पत्नी अगर मैं डी को बना देता, मान लो थोड़ी देर को, तो 4 नाम तो पहले से आते, 5वां नाम डी का आता, डी आ तो जाती पर 2 बच्चों को साथ में लाती, तो परिवार हो जाता बेटा 7 का, और परिवार है कितने का, 6 का। तो संभव नहीं है इसकी पत्नी बनाना। इसकी पत्नी मैं डी को बना दूं तो 4 नाम पहले से हैं, 5वां नाम डी का आएगा, डी आ तो जाएगी पर 2 बच्चों को साथ में लाएगी, परिवार हो जाएगा 7 का। और परिवार है कितने का, 6 का। संभव नहीं है, तो किसकी पत्नी बनाना संभव है बेटा, इसकी पत्नी बनाना संभव है। पति पत्नी डबल लाइन, सी नहीं डी, डी जो है वो माइनस लिख दिया और लिख रहा है कि बी ए का पुत्र है ना। अच्छा, डी 2 बच्चों की माँ थी, एक पुत्र एक पुत्री, ये सही है। तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं, नहीं ये तो गलत है, ये भी स्त्री होगी, गलत। ए डी का पति है, ए डी का पति है, ये बात सही है, इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये बात बिल्कुल सही है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि निश्चित भाषा में 256 को कहा जाता है लाल रंग चाक, 589 को कहा जाता है हरा रंग फूल, 254 को कहा जाता है सफेद रंग चाक। तो उसी भाषा में सफेद को क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर होता क्या है कि दोनों साइड आपको कॉमन देखना पड़ता है, इधर भी कॉमन देखना पड़ता है, इधर भी कॉमन देखना पड़ता है। कॉमन को देखकर कोड निकालने पड़ते हैं और उसके अनुसार इसका आंसर देना पड़ता है। सबसे पहला काम हमारा ये रहना चाहिए कि जो तीनों में कॉमन है उसे आपको लेना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं तीनों में कॉमन देख रहा हूं तो बेटा मुझे दिखाई दे रहा है 5, और इधर तीनों में अगर मैं कॉमन देख रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा रंग। तो रंग का कोड 5 है या 5 का कोड रंग है, जाहिर सी बात है। अब फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है बेटा 2, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है चाक, ठीक है। आपसे कोड पूछा गया है सफेद का, तो याद रखना है जब एक खाली बचे तो सामने खाली देखना पड़ता है क्या बचा है। तो सफेद के सामने खाली बचा है 4, तो सफेद का जो कोड दे के आओगे वो क्या आएगा बेटा 4, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था और ये इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं आगे। अब इसकी बात सुनिए क्या कह रहा है। यहां पर लिखा है यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार की ही केवल अवकाश है, महीने में दूसरा और चौथा शनिवार और सभी रविवार की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास
में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या। ओके, न्यूनतम कह रहा है, मिनिमम कह रहा है, कम से कम कह रहा है। तो अब मेरी बात सुनो पूरी क्लास। कोई सा भी महीना हो सकता है और कोई सा भी वर्ष हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूनतम दिनों की संख्या की अगर बात करता हूँ तो बेटा फरवरी, फरवरी के दिन फिक्स होते हैं, 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। न्यूनतम सबसे महीने में जो दिन होते हैं वो फरवरी के ही होते हैं, वो भी साधारण वर्ष की फरवरी। और लीप वर्ष में आप जानते हैं 29 डेज होते हैं, तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। ये बात पता है। अच्छा, इस महीने की खास बात पता है क्या होती है? देखो, अगर किसी भी महीने की मैं बात करूं तो कोई भी महीने में कोई भी बार या तो अधिकतम 5 बार आ सकता है या फिर आ सकता है बेटा 4 बार। पर ये 28 की जो फरवरी होती है ना साधारण वर्ष की, इसमें फिक्स होते हैं हर बार 4 4 बार ही आ सकते हैं, 5 बार नहीं आ सकते। ये बात फिक्स होती है। ठीक है, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि 4 तो रविवार पड़ेंगे, 4 शनिवार पड़ेंगे, 4 शुक्रवार पड़ेंगे, 4 मंगलवार पड़ेंगे, कोई सा भी बार हो सब 4 4 बार पड़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक दूसरे और प्रत्येक शनिवार की छुट्टी है। तो जाहिर सी बात है इस महीने में 4 टोटल शनिवार पड़ेंगे और 4 ही रविवार पड़ेंगे, और कोई से मतलब तो है नहीं, सारे बार 4 4 पड़ेंगे, तो 28 दिन हो जाएंगे। अब बात आती है बेटा, इनमें से 2 शनिवार की तो छुट्टी है, प्रत्येक रविवार की छुट्टी है, टोटल छुट्टी 6 है। 28 दिन न्यूनतम होते हैं महीने में, 6 छुट्टी के हटा दो तो कम से कम कितने दिन काम पड़ना पड़ेगा भाई? न्यूनतम संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी? 22 आएगी। प्रश्न में यही पूछा है कार्य दिवसों की न्यूनतम जो संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा? वर्किंग डे जो मिनिमम होंगे वो 22 डेज तो होंगे ही। तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा 22। अगला है एग्जाम्पल, स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, कथन निष्कर्ष का है। क्या कह रहा था सुनिए। आपसे कह रहा है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, सुबह सुबह घूमना चाहिए इंसान को, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। निष्कर्ष, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं क्या? जितने भी स्वस्थ हैं वो सुबह घूमने जाते हैं? नहीं, ये क्लियर नहीं है, पहला गलत है। अच्छा स्वस्थ बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। सुबह सैर करनी चाहिए, ये होता तो भी ठीक था। सुबह सैर कर सकते हैं तो भी ठीक था। अनिवार्य है, जरूरी है क्या? नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड जो है वो निष्कर्ष। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो गलत हैं। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे डी ऑप्शन। हम बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 36 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है कि 6 लड़के हैं, ताश खेल खेल लेते हैं। प्रत्येक के पास ताश 10 10 पत्ते की गड्डी है। एफ दो पत्ते ए को उधार लेता है और 5 पत्ते सी को देता है। आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है। एक पत्ता ई की ओर बढ़ा देता है। अब डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वे निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर है? भाई साहब, ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जो जो जानकारी दी है उनको एक लाइन से लिख दीजिए और इनके आंसर जो हैं वो आ जाते हैं। ये परेशान करने के लिए ऐसा एग्जाम्पल देता है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ए बी सी डी ई एफ, प्रत्येक के बाद 10 10 पत्ते हैं बेटा, मैंने 10 10 लिख दिए सबके ऊपर। 10 10 पत्ते हैं प्रत्येक के पास। ठीक है, आपसे कह रहा है एफ 2 पत्ते एक से उधार लेता है, 2 पत्ते उधार लेता है। तो 1 मिनट बस है ना। ठीक है, समझते जाना। अब उधार लेता है 2 पत्ते ए से, एफ 2 पत्ते ए से उधार लेता है, तो एफ पे 2 पत्ते बढ़ जाते हैं +2। ठीक है बेटा, आगे क्या जानकारी है? आगे जानकारी है उधार लेता है और 5 पत्ते सी को दे देता है। 5 पत्ते सी को दे देता है कौन? एफ। एफ 5 पत्ते सी को दे देता है, तो 5 इसके कम होंगे और सी के 5 बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सही है। सी को दे देता है। सी 3 पत्ते बी को देता है। सी जो है वो 3 पत्ते बी को देता है, इसके 3 घटेंगे और बी के 3 बढ़ेंगे। ठीक है, सी 3 पत्ते बी को देता है, बी 6 पत्ते डी को देता है। बी जो है वो 6 पत्ते डी को देता है, इसके 6 घटेंगे और डी में 6 जुड़ेंगे। सही है। ठीक है, जो
एक पत्ता ई को बढ़ा देता है डी, एक पत्ता माइनस किसको बढ़ा देता है, ई को, +1। ठीक है बेटा, डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वो निम्नलिखित में से किस पत्तों की संख्या के बराबर है। मतलब इनमें से डी और ई के पत्तों का टोटल देख लेते हैं। एक काम करते हैं, सभी का टोटल कर लेते हैं ना, कहानी क्लियर हो जाएगी फिर अपनी। यहाँ से देखो बेटा कितने पत्ते बचे एफ के पास, 10 में से 5 गए तो 5 और 2 बढ़े तो 7 पत्ते बचे इसके पास। 5 में एक जुड़ेगा 11 पत्ते इसके पास हैं। एक 6 जुड़ेंगे, 16 में से एक गए तो 15 पत्ते इसके पास हैं बेटा। 5 15, 15 में से 3 गए तो 12 पत्ते इसके पास हैं। और यहाँ पर बेटा अगर बात करें 13, 13 में से 6 गए तो 7 और यहाँ 2 गए तो 8। क्या कह रहा है, बी और डी और ई, डी और ई के पास जितने पत्ते हैं तो डी और ई का टोटल कितना आ रहा है, डी और ई का टोटल आ रहा है बेटा 15 + 11 = 26 पत्ते। और किसका टोटल 26 के बराबर है ये मुझको चेक करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ए का टोटल 7 है, 7 8 15, 15 और 12 27 होते हैं बेटा। नहीं, इसका नहीं आ रहा है, ए तो गलत है। बी सी एफ, बी का आ रहा है बेटा 7, सी का आ रहा है 12 19, एफ का आ रहा है 7, टोटल मिला के 26, ये सही है भाई। बी सी एफ का टोटल भी 26 आ रहा है। बी सी एफ, बी प्लस सी प्लस एफ, इसका टोटल भी 26 आ रहा है। 26 क्यों आ रहा है, क्योंकि बी का जो मान है मेरे पास में 7 है, सी का है 12 और एफ का है 7, सभी का टोटल जब करोगे 26 आएगा। करेक्ट आंसर जो इसका आएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा ये, पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे, ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो, डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित कथन पे कथनों की परीक्षा कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं भाई। सभी रंग सुखद हैं, सभी रंग क्या हैं, सुखद हैं, सुखद। इसका डायग्राम तो ये है। कुछ रंग सुखद हैं, कुछ रंग सुखद हैं। ठीक है, इसका डायग्राम ये। कोई भी रंग सुखद नहीं है, कोई भी रंग सुखद नहीं है। ये कुछ है कुछ नहीं है, इसका डायग्राम भी ये बनेगा। कुछ रंग सुखद नहीं है, कोई भी रंग सुखद नहीं है। ओके, थर्ड वाले का दोनों का अलग अलग बनेगा, यानी रंग अलग सुखद अलग। ठीक है, बना है अलग अलग। और रंग सुखद कुछ हैं कुछ नहीं है, तो ये डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, पूरी क्लास पढ़िए। आपसे कह रहा है निश्चित रूप से निष्कर्ष कौन सा निकाला जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड सत्य है यदि कथन 4 सत्य है। अच्छा, 4 सत्य है, कुछ रंग सुखद नहीं है, कुछ रंग सुखद नहीं है मतलब कुछ हैं तो कुछ नहीं है। तो अगर ये बात सही मान लेता हूं मैं, तो कौन सा निष्कर्ष लगेगा, पहला और दूसरा सही है क्या। अगर कुछ रंग सुखद नहीं है तो क्या सभी रंग सुखद हो सकते हैं, गलत। ये 1 नंबर तो गलत हो गया। केवल 3 सत्य हो सकता है क्या, अरे जब मना कर रहा है तो सबकी मनाए। और कुछ रंग सुखद नहीं है तो इसका मतलब कुछ है, तो ये वाली कंडीशन भी सही नहीं होगी। 2 असत्य है, 2 असत्य है नहीं, 2 100% असत्य नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है कुछ रंग सुखद हैं, कुछ रंग सुखद हैं, तो ये वाली बात जो है वो गलत है। फर्स्ट असत्य है, हाँ 100% ये वाली बात असत्य है। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कुछ रंग सुखद नहीं है और इसमें सभी रंग सुखद कह रहा है, तो ये बात तो गलत होगी 100%। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखकर करेक्ट आंसर जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल पूछा गया था पजल से, और इससे मैं क्या कह रहा था, क्या जानकारी थी उस पर डिस्कस करेंगे आज। देखिए, यहाँ कह रहा था कि व्याख्याता ए से लेके जी तक विभिन्न शहर हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो, और जो सम्मेलन में शामिल हुए हैं उनमें से प्रत्येक व्याख्यान अलग अलग विषय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित और सांख्यिकी की
आवश्यक नहीं है, इसी क्रम के विशेषज्ञ हैं साथ में। अच्छा, तो अब देखो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान देंगे सभी। यहाँ पर एक तो इनके नाम दे रखे हैं बेटा, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, एक लिस्ट तो बनेगी बेटा इनकी शहर की, और एक लिस्ट बनेगी बेटा इनकी विषय की, सब्जेक्ट की, विषय की। इस सारणी को पूरा करके जो भी एग्जाम्पल पूछे हैं इससे, उनके आंसर हमको देने हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा था, शुरुआत करते हैं। यहां पर लिखा है बेटा, कानपुर का व्याख्यान भूगोल के विशेषज्ञ है। कानपुर का व्याख्यान भूगोल का विशेषज्ञ है, इसको अभी थोड़ी देर बाद लेंगे क्योंकि पता नहीं किसकी बात कर रहा है। यहां पर कह रहा है कि व्याख्याता डी शिलोंग का है। व्याख्याता डी जो है वो शहर कौन सा है, शिलोंग, शिलोंग का है ये। ठीक है, ये ले लिया। अब व्याख्याता सी जो दिल्ली का है, व्याख्याता सी जो है वो दिल्ली का है, समाज शास्त्र में विशेषज्ञ है, समाज शास्त्र में विशेषज्ञ है। ठीक है, बी ना तो इतिहास में ना गणित में, मना कर रहा है बेटा, इतिहास नहीं होना चाहिए, गणित नहीं होना चाहिए, दो की मना है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और व्याख्याता ए जो है वो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है, ए जो है अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है। व्याख्याता एफ जो वाणिज्य में विशेषज्ञ है, व्याख्याता एफ जो है वो वाणिज्य में, ठीक है। और श्रीनगर का है, श्रीनगर। व्याख्याता जी जो सांख्यिकी के विशेषज्ञ चेन्नई का है, जी जो है सांख्यिकी और चेन्नई, ठीक है, ये है। और इतिहास और कोई जानकारी दी है क्या, कानपुर भूगोल का विशेषज्ञ है, कानपुर भूगोल आना चाहिए, तो यही जगह खाली है और एक ये जगह भी खाली है। ठीक है, कानपुर भूगोल के लिए एक तो ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है, दो जगह खाली है। तो शुरू से देख लेते हैं, कानपुर भूगोल एक साथ आएंगे, यहाँ आ सकते हैं, भूगोल इतिहास की बनाएं। और उसके बाद में क्या लिखा है, व्याख्याता डी शिलोंग का है, ये जानकारी पूरी होगी। व्याख्याता सी जो दिल्ली का है, सी जो है वो दिल्ली का है, समाजशास्त्र का विशेषज्ञ है। व्याख्याता बी ना तो इतिहास ना गणित, इतिहास और गणित की मनाएं, ठीक है। व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है, ये लिख दिया मैंने। हैदराबाद का नहीं है, ओके, हैदराबाद की मना है, तो यहाँ हैदराबाद की मना है, ठीक है, हैदराबाद नहीं आना चाहिए, तो हैदराबाद यहाँ नहीं आएगा। आगे एफ जो वाणिज्य का विशेषज्ञ श्रीनगर का है, और जी सांख्यिकी का विशेषज्ञ है। अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो हैदराबाद कहाँ आएगा, इतिहास और गणित, इतिहास और गणित की यहाँ मनाएं, तो इतिहास गणित की यहाँ मनाएं, तो फिर बचता क्या है हमारे पास में, इतिहास और जो गणित की जब मना है तो बचता क्या है, भूगोल ही बचता है बेटा। इतिहास गणित यहाँ जाएंगे तो भूगोल ही बचता है, तो भूगोल तो यहाँ आएगा। और भूगोल का कौन था बेटा, इसमें लिखा है भूगोल जो है वो कानपुर, तो यहाँ पर आ जाएगा कानपुर, ठीक है। इतिहास और अंग्रेजी हैदराबाद की मना है, हैदराबाद यहाँ नहीं आएगा, तो हैदराबाद यहाँ आ जाएगा, हैदराबाद। और हैदराबाद के बाद बचा क्या है, मुंबई, क्या बचा है बेटा, मुंबई, मुंबई जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, मुंबई, ठीक है। अब इतिहास अंग्रेजी की मना थी, इतिहास अंग्रेजी की जगह हमारे पास बची हुई है खाली। और समाजशास्त्र का विशेषज्ञ है, गणित जो बी ना तो गणित का ना इतिहास का विशेषज्ञ है। और ए जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हैदराबाद का नहीं है, वाणिज्य श्रीनगर का नहीं है, और ये चेन्नई का है, ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास इतिहास और गणित की कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं होती है तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्लिक में लिखना पड़ता है। अगर जानकारी है तो लिख दो, और नहीं है तो फिर ऑब्लिक में लिख दो।
तो एक काम करते हैं, यहाँ ऑब्लिक में लिख देते हैं इतिहास और गणित। इतिहास और गणित, ठीक है। अब प्रश्न क्या क्या पूछे मुझसे। पहला प्रश्न क्या पूछा है फर्स्ट नंबर पे, आपसे कह रहा है भूगोल का विशेषज्ञ कौन है। भूगोल का विशेषज्ञ तो बेटा अभी अभी देखा था हमने, बी है। भूगोल का विशेषज्ञ कौन है, बी है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ कौन से शहर का है। अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ जो था वो मुंबई का है बेटा, तो करेक्ट आंसर आएगा मुंबई, बी ऑप्शन। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का है। हैदराबाद का कौन आ रहा है बेटा, ए, तो आंसर जो आएगा हैदराबाद का कौन है, ए। और इसमें ए में है बी, हैदराबाद का है, कौन है हैदराबाद से, वो हमसे पूछा है। तो हैदराबाद से जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, देख लो एक बार। हैदराबाद से जो आ रहा था, हैदराबाद से जो आ रहा है वो ई आ रहा है, तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा। फिलहाल जो प्रश्न पूछे थे उन सभी के आंसर आ चुके हैं, पूरी क्लास एक बार देख लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ये पजल थी और पजल इस तरीके से सॉल्व हो गई है। इसमें बस दो की स्थिति क्लियर नहीं थी, उनको ऑब्लिक में लिखा था, इतिहास गणित, और उसके बाद में सभी जो प्रश्न हैं उनके आंसर आ चुके हैं। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल आपके लिए है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, किसी पाठशाला में 5 शिक्षक हैं। शिक्षकों के नाम लिख देता हूँ मैं, ये 5 शिक्षक हैं और ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं। इनके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ते हैं, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है। और डी ए गणित और हिंदी पढ़ते हैं, गणित, मैथ और हिंदी पहले से पढ़ रहा है, एक तो ए एक डी, मैथ और हिंदी। और ई बी इतिहास फ्रेंच पढ़ते हैं, ई बी इतिहास, हिस्ट्री और फ्रेंच। और एक तो ई बी है हिस्ट्री और फ्रेंच, ठीक है। सबसे अधिक विषय कौन पढ़ता है, ये बी पढ़ रहा है बेटा, हिस्ट्री भी, हिंदी भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है और फ्रेंच भी पढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि इसमें लिखा है निम्नलिखित सूचना पर विचार करिए, उनके आने वाले 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब इससे रिलेटेड 3 प्रश्न आए थे। क्या कह रहा था, 8 रेलवे स्टेशन है ए से लेके एस तक, या तो 2 तरफा मार्ग या एक तरफा मार्ग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है सी ए तक, ई जी तक, बी से एफ तक, डी से एस तक, जी से सी तक, ई से सी तक और एस से जी तक, ये सिंगल मार्ग से जुड़े हुए हैं। 2 तरफा मार्ग ए से ई और जी से बी, एफ से डी और ई से डी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, 2 तरफा मार्ग से ही शुरुआत करते हैं हम। 2 तरफा मार्ग ए से ई, सबसे पहले 2 तरफा मार्ग किसका है बेटा, ए से और ई का, 2 तरफा मार्ग, ठीक है। 2 तरफा मार्ग जो है वो ई तक है, ठीक है, ई तक है 2 तरफा मार्ग। और देखो ए से ई तक है, और एफ और डी, ई से डी, ई से कहाँ है, डी, ई से डी, एक काम करते हैं, 2 तरफा मार्ग ई से डी का है। और एफ से डी, एफ से डी, ये भी 2 तरफा मार्ग है, एफ से डी, ठीक है। और ए से ई, ए से ई ले लिया, जी और बी, एक ये बचा है जी और बी, इसको भी लेंगे, एफ से डी ले लिया और ई से डी ले लिया, ठीक है।
और सिंगल रूट कौन कौन से बेटा, सिंगल रूट पे आ जाते हैं सी से ए, सिंगल रूट सी से ए सिंगल रूट है, ई से जी, ई से जो है वो जी अभी लेंगे, और जी से बी, ठीक है, जी से कौन था, बी, तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर को। अब आगे लिखा है ई से जी, बी से एफ, बी से ले लो एफ, बी से एफ, ठीक है चलो, बी से एफ ले लिया मैंने, और ई से जी, ई से जो है जी, ई से जी, यहाँ पर जी लिख देता हूँ, और एक लाइन छोड़ी थी जी से बी, जी से बी डबल रूट था ऐसे, और ये ऐसे डबल रूट दर्शा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस जो जो लिखा है उसको लिख दो और इसके अनुसार इसके आंसर आ जाएंगे, तो परेशान नहीं होना है कि किसको लिखना है पहले किसको नहीं लिखना, बस ज़्यादा कोशिश ये करो कि ग्राफ जो है फैला फैला ना बने, थोड़ा कंजेस्टेड से बने जिनसे आंसर देखने में देने में हमें आसानी रहेगी, बस और कुछ नहीं है। ई से जी तक ले लिया मैंने, ई से जी ले लिया बेटा, और बी से एफ तक का रास्ता, बी से एफ तक का रास्ता भी ले चुका हूं मैं, और डी से एच, डी से एच, ठीक है, तो एक काम करता हूं, डी से एच, यहाँ सिंगल रास्ता एच, डी से एच ये भी ले लिया, और जी से सी, जी से सी, जी से सी ये सिंगल रास्ता है जी से सी, है ना, और ई से सी, ई से सी भी सिंगल रास्ता है, अलग कलर से ले लेते हैं इसको, ठीक है, ई से सी भी आ गया, और ई से सी आ गया, और एस से जी, एस से क्या है जी, लो बेटा सिंगल रास्ता, सारे हो गए हैं, पूरे के पूरे ले चुका हूं मैं, जो है वो ग्राफ आंखों आंखों के सामने है, डी से एच भी ले लिया था मैंने, और जी से सी भी ले लिया, और ई से सी, एस से सी, सारे के सारे जो हैं इस ग्राफ के अंदर मौजूद हैं। अब क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इस ग्राफ को देखते हुए मुझे आंसर बताना है, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखा है प्रश्न, एस से सी से एस तक यात्रा करना है और निम्नलिखित स्टेशन में किस एक से गुजरना ही होगा, सी से एच, सी से एच भेजना है बेटा, तो कौन से स्टेशन पे जाएगा ही जाएगा, तो सी से देखो रास्ता, सी से यहाँ से रास्ता ए, और ए से ई, और ई के बाद में डी, और डी के बाद में एच, ठीक है, या फिर ई से जी तक जाओ और फिर यहाँ तक आओ, फिर यहाँ तक आओ, फिर यहाँ तक आओ, फिर यहाँ तक आओ, तो इनमें से कौन सा स्टेशन ऐसा है जहाँ पर गुजरना ही पड़ेगा सी को, तो जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है ई, बिना ई पर जाए जो है वो नहीं पहुंचने वाला है, तो ये फाइनल हो चुका है कि ई पे तो जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है एफ से ए तक किसी स्टेशन को बिना एक बार से अधिक पार किए कितने विभिन्न प्रकार से भेजा जा सकता है, एफ से ए के रास्ते पता करने बेटा, एफ से ए के रास्ते कितने, एफ से ए का रास्ता देखो पहला तो ये है, कहाँ कहाँ होते हुए, एफ से जाए डी, एफ से जाए डी, डी से जाए ई, और ई से जाए ए, ठीक है, हमें जो भेजना था इसको वो कहाँ भेजना था, एफ से ए ही भेजना था, तो एफ से ए का एक तो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता क्या है बेटा, एफ से ए का दूसरा रास्ता क्या है कि एफ से जाए बेटा डी पे, डी से जाए एच पे, एच से जाए जी पे, और जी से जाए बेटा ई पे, और ई से जाए फिर ए पे, ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता क्या है बेटा, एफ से जाए डी पे, और डी से जाए एच पे, एच से जाए जी पे, और जी से जाए सीधे सी पे, और सी के बाद फिर आ जाए ए पे, ये तीसरा रास्ता है। चौथा रास्ता क्या है बेटा, चौथा रास्ता एफ से डी, डी से ई, और ई से सीधा सी, तो एफ से डी, एफ से डी, और डी से ई, डी से ई, ई से सीधा सी, और सी से फिर ए, तो कितने विभिन्न रास्तों से भेजा जा सकता है इसको, चार रास्तों से भेजा जा सकता है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, चार मार्गों से भेजा जा सकता है एफ से ए तक। प्रश्न क्या लिखा है कि यदि जी और सी के बीच का मार्ग बंद कर दिया जाए, जी और सी के बीच का मार्ग, ये रहा बेटा, इस मार्ग की बात कर रहा है, इसको बंद कर दो, लो बेटा बंद कर दिया,
ठीक है। इस मार्ग को बंद कर दिया जाए तो निम्नलिखित स्टेशन में से किस एक से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी? कौन से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी? ओके। कहाँ से कहाँ तक भेजना है? एस से सी तक भेजना है, ठीक है। एस से सी तक भेजना है। एस से सी भेज रहा हूँ, कौन से स्टेशन पे जाना नहीं पड़ेगा? एस से सी का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है बेटा। यहाँ से जी पे जाता और ये रास्ता तो बंद करवा रहा है, तो इस रास्ते तो जाएगा नहीं। तो एस से सी जाने का रास्ता देखो, जी पे जाए, फिर बी पे आए, फिर एफ पे आए, फिर डी पे आए, फिर डी से ई पे आए, और ई से सीधा कहाँ पहुंच जाए? सी पे। तो किसकी जरूरत नहीं है? ए की जरूरत नहीं है, ए पे जाना ही नहीं पड़ेगा, इसके बिना ही पहुंच जाएगा ये। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ए पे जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था और इस तरीके से स्टेशन का जाल था, और इसके अकॉर्डिंग इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरी क्लास देख लो एक बार और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये पूछा गया था प्रश्न, क्या पूछा था बेटा सुनो। आपसे कह रहा है कि यदि 150 पृष्ठ की पुस्तक है, 1 से 50 तक की संख्याएं अंकित करनी है, पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? अब देखो मैं जानता हूं बेटा, ऐसे अंक लिखते हैं अपन पुस्तक पे, 4 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11 और 11 के बाद सीधे 99 पे आ जाओ, है ना। तो सिंगल डिजिट वाली जो संख्याएं आती हैं 1 से 9 तक, वो 9 आती हैं। डबल डिजिट वाली जो संख्याएं आती हैं 11, 10 से लेके और 99 तक, ये आती हैं बेटा 90। यहाँ सिंगल डिजिट वाली है इसलिए टोटल अंक 9 प्राप्त होंगे, ये डबल डिजिट वाली है इसलिए 180 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इन्हीं का टोटल कर दूं तो बेटा 189 आ रहा है, ठीक है। और 189 आ रहा है, और आपसे अब कह रहा है 150 संख्याओं की बात कर रहा है। 99 संख्या ही हुई है अभी तो हमारे पास में, 150 की बात कर रहा है, तो 150 की बात कर रहा है तो यहाँ से देखो बेटा 100 से लिखना पड़ेगा। 100 आएगा अगला, 100 से लेके 150 तक टोटल मिलाकर इनको काउंट करें तो 51 संख्याएं जो और हैं इसमें, जो 3 अंक वाली हैं 51, और इसका गुणा 3 से करेंगे क्योंकि 3 अंक है। तो 3 एकम 3 और 5 तिया 15, 153 टोटल कर लो बेटा इनका कितना आ रहा है। तो 9 और 3 12, 2 और 8 5 13 और 1 14, 4 और ये 3, 343। तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या कितनी है? कितने अंक जो हैं वो आवश्यकता पड़ेगी 150 नंबर प्रश्न लिखने में? 342 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। वापस देख लो, सिंगल डिजिट वाले 9 थे, डबल डिजिट वाले नंबर जो आते हैं वो कितने आते हैं बेटा? 80 आते हैं, और ट्रिपल डिजिट वाले जो है 150 तक लेने थे। 100 से 150 में 51 संख्याएं, 51 टोटल संख्याएं लिखेंगे, और उन संख्याओं में सब 3 अंक वाली है इसलिए 3 से गुणा करेंगे 153। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता है? 342 अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 14 नंबर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ क्या लिखा है देखो एक बार। आपसे कह रहा है ए और बी की आय का योग सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है, ठीक है। तो ए और बी की आय का योग सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, सी प्लस डी, ठीक है। अब क्या लिखा है कि ए और सी की आय का योग बी और डी की सम्मिलित आय के बराबर है। तो ए प्लस सी बराबर है बी और डी, बी प्लस डी, ठीक है। आगे अगली लाइन क्या कह रहा है देखो, आगे लिखा है कि एक ही आय बी और डी की सम्मिलित आय से आधी है। तो इसका मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 2b प्लस डी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब इस थर्ड इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर देते हैं हम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a बराबर b प्लस डी, ठीक है। अब ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब एक काम करें, समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं, समीकरण 2, और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, और 4 से, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो, ए प्लस सी बराबर है 2a, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है कि c बराबर है a के, क्योंकि ये इधर जाएगा, एक a हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि c बराबर है किसके, a के है। ठीक है, c बराबर a के है, तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट में, इसको 5 मान लेते हैं। और अब समीकरण 1 और 5 से, ठीक है, c बराबर है a के, c बराबर है किसके, a के, तो एक काम करते हैं, a प्लस बी, a प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर b बड़ा है d से, ये बात निकल के आएगी। तो सर्वाधिक जो आय है वो किसकी आय है, सर्वाधिक आय जो आ रही है वो किसकी आ रही है, सर्वाधिक यहाँ जो आय आ रही है वो बी की आ रही है। ठीक है भाई, तो आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। सर्वाधिक आय जो आएगी वो किसकी आएगी, बी की आएगी। पूरी क्लास एक बार देख लो, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो सर्वाधिक आय जो आ रही है वो किसकी आ रही है, बी की, क्योंकि बी बड़ा है किससे, डी से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देखिए क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि कथन में अच्छा स्वर एक नर सैंगिक प्रतिभा है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। ये बात क्लियर कर दी है कि अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या लगेगा, नरसैंगिक प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल अभ्यास करते रहना चाहिए, इस मतलब देखभाल करनी चाहिए। तो ये बात सही है, कथन को देखकर ये पहला निष्कर्ष सही है। किसी का स्वर अच्छा ना होने पर भी उसे अभ्यास करते रहना चाहिए, ये गलत है यार। अगर आवाज ही अच्छी नहीं है तो फिर अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड वाला जो है गलत है। फर्स्ट वाला निष्कर्ष जो है इस कथन का समर्थन करता है, क्योंकि ऊपर लिखा है कि उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए और प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ वही निकल रहा है, इसलिए पहला जो निष्कर्ष है वो सही माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें आंसर जो आया था वो फर्स्ट ऑप्शन आया था, ओनली फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो सही है। नेक्स्ट, ये 16 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या पूछा था देखो, आपसे कह रहा है भिन्न ऊंचाई के 3 खंबे एक्स वाई जेड, 3 मकड़ियां ए बी सी क्रमशः खंबे पर एक समय पर चढ़ना शुरू करती हैं। प्रयास में ए एक्स 6 सेंटीमीटर चढ़ती है। तो देखो 3 खंबे बेटा, ये एक्स खंबा, वाई और ये बेटा जेड। ठीक है, और अब इन तीनों के बारे में क्या लिखा है देखो सुनो। इसमें लिखा है कि मकड़ी ए जो है वो एक्स पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है, 6 चढ़ती है, एक फिसल जाती है, 5 सेंटीमीटर चढ़ पाई एक प्रयास में। ठीक है भाई, और बी जो है वो बाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ती है, 3 उतर जाती है, 7 चढ़ती है, 3 उतर जाती है, 4 सेंटीमीटर चढ़ पाती है ये एक प्रयास में। ठीक है, और आगे लिखा है कि सी जो है वो 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है, 2 सेंटीमीटर फिसल जाती है। 6.5 2 माइनस कर दो, 4.5 सेंटीमीटर चढ़ पाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक मकड़ी के खंबे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 40 प्रयास करना पड़ता है, तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है। सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है ये पूछा गया है, 40 प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की बात करें, 39 प्रयास करेगी, 39 प्रयास करेगी, तो 39 में एक प्रयास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्रयास में 5 सेंटीमीटर चढ़ती है, और 39 प्रयास में जो है वो 5 से गुणा करूंगा तो वैल्यू आएगी ज़्यादा। ठीक है भाई, 39 इंटू 5 कर लो। ठीक है, 5 15 और 4 19, 195 सेंटीमीटर के आसपास में, और लास्ट में फिर ये पहुंच जाएगी। इसकी बात करें 4 सेंटीमीटर है ये, और 4 सेंटीमीटर 39 से 4 का मल्टीप्लाई कर लो 6, और इसमें 36 और 3 चौक 12, 12 और 3 15, 156,
और 7 और जोड़ दो इसमें, क्योंकि लास्ट वाला जो स्टेप है वो 7 का होता है। तो 163, ये आ गया 163। इसका देखो पॉइंट, ये 4.5 है और ये 6.5 है, तो इसका तो ज़्यादा आएगा। तो सबसे कम वाले छोटे खंबे की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, तो वो कितनी आएगी 163। इसमें भी 6 ऐड होगा, तो ये आएगा आपके 1 और 0 और आपके 2। ठीक है, तो सबसे छोटे खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 163 सेंटीमीटर होगी। तो दोबारा समझ लो इसको, कुछ नहीं था इसमें। इसमें 3 खंबे थे एक्स वाई जेड। पहले खंबे के लिए कह रहा था कि 6 सेंटीमीटर चढ़ती है मकड़ी, 1 सेंटीमीटर फिसल जाती है, मतलब एक प्रयास में 5 सेंटीमीटर चढ़ पाई है। ठीक है, दूसरे खंबे में क्या होता है, 7 चढ़ती है, 3 फिसल जाती है, तो 4 सेंटीमीटर चढ़ पाती है। तीसरे खंबे में 6.5 में 2 माइनस कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई मैं 39 से करूंगा तो इससे तो ज़्यादा आने वाला है, और सबसे कम की वैल्यू आपसे पूछी है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व करके देखा 201, इसको सॉल्व करके देखा 163, तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो 163 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 29 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है 6 स्त्रियां हैं, एक समूह में 4 टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, 4 जो है वो टेनिस खिलाड़ी हैं, 4 समाजशास्त्र में पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, एक वाणिज्य में पीजी है, इसका भी ध्यान रखना है। 3 बैंक कर्मचारी हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है बिमला और कमला बैंक कर्मचारी में से हैं। तो एक तो नाम है बेटा बिमला, एक नाम है कमला, तो ये बैंक कर्मचारी हैं। तो एक काम करते हैं, बैंक एम्प्लॉय। ठीक है, बैंक कर्मचारी हैं ये दोनों। आगे लिखा है जबकि अमला और कोमला बेरोजगार हैं। ओके, अमला और कोमला बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉय। ठीक है, आगे लिखा है बिमला कमला बेरोजगार हैं, कोमला निर्मला टेनिस खिलाड़ी हैं। ये टेनिस और निर्मला भी टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, आगे लिखा है अमला कमला कोमला और निर्मला समाजशास्त्र में स्वतंत्र हैं। अमला कमला कोमला और निर्मला ये सभी समाजशास्त्र में पीजी हैं। अमला कमला कोमला निर्मला एसपीजी, सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट है, एसपीजी, एसपीजी। ठीक है, एसपीजी क्लियर है। और इनमें से 2 बैंक कर्मचारी भी हैं। 2 बैंक कर्मचारी, एक तो बैंक कर्मचारी कौन सा है भाई, एक तो बैंक कर्मचारी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनमें से बैंक कर्मचारी एक कौन सा है, एक तो बैंक कर्मचारी इनमें से है आपके कमला। ठीक है, एक तो बैंक कर्मचारी है कमला, और दूसरी देखो ये अनएम्प्लॉयड है, तो ये बैंक कर्मचारी हो नहीं सकती, ये बैंक कर्मचारी हो नहीं सकती, तो बैंक कर्मचारी कौन होगी, ये निर्मला होगी। अब प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे वो देखिए, आपसे कह रहा है कौन टेनिस खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों है, टेनिस खिलाड़ी भी और बैंक कर्मचारी भी, वो कौन सी है। तो देखो टेनिस खिलाड़ी बैंक एम्प्लॉय निर्मला है, और ये तो हो नहीं सकती, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपके निर्मला। सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए 29 नंबर था ये। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 31 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है कि एक घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट धीमी होती है, जबकि दूसरी घड़ी जो है वो 24 घंटे में 2 मिनट तेज होती है। एक विशेष क्षण पे दोनों घड़ियों को एक ही समय यदि 24 घंटे, इसको मैंने अलग से लाइन खींच के बताया कि 24 घंटे की बात हो रही है, घड़ी का अनुसरण करे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये बात पूछी गई है। तो देखो दोनों, एक तो 24 घंटे में 2 मिनट धीमी होती है और एक 2 मिनट तेज होती है, तो दोनों के जो बीच का अंतर है वो कितने मिनट का है बेटा, 4 मिनट का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि 4 मिनट का जो अंतर है वो 24 घंटे में आता है, तो 1 मिनट का जो अंतर है वो 24/4 में आएगा। पर 24 घंटे की बात हो रही है, 24 घंटे वाली सुई की बात हो रही है, 24/4 गुणा 24। ठीक है, अब ये मिनट है 4, इसको घंटे में बदलना है, तो बटा क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, 60 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बटा 60 करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें आंसर चाहिए बेटा दिनों में, ये चल रहे थे घंटे,
और हमें चाहिए आंसर दिनों में, तो दिन में बदलने के लिए भाग कितने का लगाओगे इसमें, 24 का। ठीक है भाई, 24 का भाग लगाओगे तो दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। तो कैसे लिखोगे इसको, 24 गुणा 24 गुणा 60, 4 गुणा 24, 24 से 24 कट गया और ये 6 आ गया, और ये कितने दिन आ गया बेटा, 360 दिन। यानी 360 दिन बाद में जो हैं वो दोनों घड़ियां एक ही समय जो है वो दिखाएंगी। तो कितने दिन पूरे होने पर एक ही समय दिखाएंगी, 30 दिन पूरे होने पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी, नहीं, 360 दिन पूरा होने पर एक ही समय दिखाएंगी। नेक्स्ट, 90 दिन पूरा होने पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाएंगी, नहीं, 90 दिन पूरा होने पर एक ही समय नहीं दिखाएंगी। अगला है 120 दिन, नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा उपयुक्त कथन में से कोई भी सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 360 दिन। ये ऑप्शन में होता तो सही है, पर इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। देख लो 31 है, इस तरीके से हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या कह रहा है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, जितना समय होता है उतनी बार बजती जाती है। 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो 10 बजे बजने में कितना सेकंड लगेगा। अरे यार, 5 बजे बजने में जब इसको लग रहा है 12 सेकंड, तो 10 बजे लगने में 12 गुणा 2 बराबर कितना लगेगा बेटा, 24 सेकंड लगेगा। ये तो आसान था। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, बी ऑप्शन। इस तरीके से होगा, देख लो। बढ़ते हैं आगे, ये लिखा है कि एक पट्टा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ऐसे और ऐसे समांतर और समदूरस्थ हैं, इनमें से अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं। ओके, अब देखो, चार, 1 2 3 4 और 4 लाइनें ऐसे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 ले लिए मैंने, 4 ही लेनी है, तो बेटा इसको हटा देते हैं। अब सही है, देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इनसे कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ठीक है, मैंने कहा था जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत होते हैं। जब भी रेक्टेंगल हम काउंट करते हैं तो स्क्वायर को भी काउंट करते हैं। इसका तरीका बताया था कि आपको नंबर लिख के टोटल करना है, ये कितने आ गए, 6। यहाँ भी नंबर लिख के टोटल करना है, ये भी आ गया 6। 6 का 6 से गुणा करें तो करेक्ट आंसर आएगा 36। अगर आपसे आयत की संख्या पूछता तब भी 36 थी, और वर्ग और आयत पूछे तब भी 36 है, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है। इस तरीके से होगा, देख लो पूरी क्लास, 38। तो ये बच्चों कंप्लीट हुआ है आज अपना पेपर 2017 का, और बढ़ते हैं हम अगले पेपर की तरफ, वो जल्दी ही आपके सामने आएगा। और आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।